हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों देखिए, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था जो है वर्णमाला, ठीक है। तो आज उसी के आगे से हम लोग लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे अयोगवा, अनुस्वार, विसर्ग, इसके बाद व्यंजनवत, इसके बाद जो है अक्षर और व्यंजन में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ हम लोग जानेंगे अयोगवा। तो जो मित्र अयोगवा होता है, अयोगवा वर्ड जो होता है उसको, ये देखिए अंक और अह, जो ये अंक है और अह होता है हिंदी वर्णमाला के अनुसार। तो ये अयोगवा जो होता है वो अंक और अह को कहा जाता है। इसी तरह से हिंदी वर्णमाला के अनुस्वार जो होते हैं, ये इसका सिंबल होता है, एक पाई होता है और एक ऊपर बिंदी होता है, जिससे हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद तथा विसर्ग, जो अनुस्वार और विसर्ग होता है इसमें अंतर होता है। जो अनुस्वार होता है उस पर एक पाही के ऊपर बिंदी होता है और दूसरा जो विसर्ग होता है उसके साइड में दो बिंदी होता है, ठीक है। इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। इस तरह से हम लोग देखेंगे, जैसे देखिए को अ, यानी कि यहाँ पे देखिए अयोगवा अंक अह हिंदी वर्णमाला के अनुस्वार तथा विसर्ग को अ का आधार लेकर अंक, अ का आधार लेकर अंक तथा अह, ठीक है, जो अ का आधार लेकर अंक तथा अह के रूप में दिखाया गया है। वस्तुतः ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ये कि ये जो अंक और अह है वो, जिसको अंक, जो ये विसर्ग तथा अनुस्वार है इसको अंक तथा अह के रूप में दिखाया गया है। वस्तुतः ये मित्र जो है आपके स्वर ध्वनियाँ नहीं है, ठीक है, स्वर ध्वनियाँ नहीं है। परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिनाया जाता है। परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी है और व्यंजन भी है, ठीक है। ये देखिए ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि अनुस्वार और विसर्ग दोनों स्वर भी है और व्यंजन भी है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला के मूलतः व्यंजनों की संख्या जो है 33 है, ठीक है। कितनी है? हिंदी वर्णमाला में मूलतः व्यंजनों की संख्या 33 है। ये जो है ड और ढ है ये आपका उत्क्षिप्त है, जबकि ये जो ज और फ है ये विदेशी व्यंजन है, ठीक है। इनको हम लोग आगत व्यंजन भी कहते हैं और यहाँ पे देखिए विदेशी व्यंजन है, ठीक है। ड और ढ उत्क्षिप्त, ज और फ विदेशी व्यंजन है, ठीक है। और इस तरह से देखिए जो री है आपका, इस ध्वनि का उच्चारण सामान्यतः र धन ई अर्थात री, ठीक है। जो री है इस ध्वनि का उच्चारण सामान्यतः र धन ई री के रूप में व्यंजनवत है, ठीक है। तो इसे भी स्वरों में गिना जाता है। तो ये जो आपका री है इसे भी हम स्वर में गिनते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए री का जो प्रयोग होता है, सामान्यतः जो री का प्रयोग होता है वो केवल संस्कृत के शब्दों में किया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है री का प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो री का प्रयोग है वो केवल संस्कृत के शब्दों में किया जाता है। एग्जाम्पल आपको बता दे रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे दिया है ऋण हो गया आपका, ऋषि हो गया, ऋतु हो गया इत्यादि, ठीक है। यानी देखिए जैसे हमने अभी एग्जाम्पल बताया, जो री है ऋण हो गया और ऋषि हो गया और ऋतु हो गया आदि, ठीक है। आदि में जो है री का प्रयोग होता है और री का प्रयोग जो सामान्यतः होता है वो आपका होता है संस्कृत के शब्दों में, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, देखिए अक्षर और व्यंजन में अंतर। यहाँ पे दिया है अक्षर और व्यंजन में अंतर, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखिए जहाँ जितने वर्ण दिए हैं वे वस्तुतः अक्षर हैं, व्यंजन नहीं, ठीक है। देखिए कह रहा है जहाँ जितने वर्ण दिए हैं वे वस्तुतः अक्षर है, व्यंजन नहीं, ठीक है। तो क्योंकि क बराबर क धन अ है, दो वर्णों का अक्षर है, ठीक है। यहाँ पे जो क है ये दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि आप लोग बोलेंगे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं क, तो क बोलने में जो है कि देखिए क और अ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये संयुक्त रूप से नहीं होते, ये देखिए इसमें क और अ दोनों वर्णों का अक्षर होता है, ठीक है। यही बात अन्य वर्णों में भी संबंध रखता है, यही बात अन्य वर्णों में भी संबंध रखता है, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे है शुद्ध व्यंजन का रूप, ठीक है।
देखिए यहाँ पे दिया है शुद्ध व्यंजन का रूप। इसका तात्पर्य ये होता है कि जैसे कोई भी व्यंजन है अगर पूर्ण रूप से लिखा जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे हलंत लगा होगा, सभी जो वर्ड है सबके नीचे एक हलंत लगा होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो भी वर्ड होता है वो संयुक्त रूप से होता है, ठीक है, न कि केवल एक ही होता है। जैसे देखिए जैसे यहाँ पे क लिखा है, अगर हम लोग हलंत दे देंगे यहाँ पे तो ये जो है शुद्ध व्यंजन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि क अगर क बोलेंगे तो क के बाद देखिए क यानी कि अ भी आ रहा है उसमें, तो देखिए शुद्ध व्यंजन के रूप में आपका हो जाएगा क ख ग घ ह आदि। यानी कि शुद्ध व्यंजन उसी रूप में लिखा जाएगा जिसमें कि व्यंजन लिखने के बाद उसके नीचे हलंत दिया हो, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। तो हम लोग देखेंगे, देखिए क वर्ग से प वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग तथा द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। क वर्ग से प वर्ग तथा द्विगुण व्यंजन है जो कि आपके ड और ढ है, ठीक है। और इनकी जो संख्या है वो आपके हैं 25 + 2 यानी 27। जो क वर्ग से प वर्ग तक है उसकी संख्या 25 है, प्लस ड और ढ जो मिलके टोटल 27 हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्वर है, देखिए यहाँ पे स्वर है, तो यहाँ पे दिया है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के, जैसे दिया है जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से। देखिए हमने जैसा ऊपर बताया है कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, उन्हें स्वर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या जो होती है वो 11 होती है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है और हिंदी में स्वर इस प्रकार से हैं, जैसे देखिए यही होता है अ हो गया, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये जो संख्याएं हैं आपके स्वर में गिने जाते हैं क्योंकि इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड का सहायता नहीं लेना पड़ता है, ठीक है। तो मित्र आज हमने देखा यहाँ पे जो भी यहाँ पे है, जैसे हो गया आपका अयोगवा, अनुस्वार विसर्ग, इसके बाद स्वर और स्पर्श व्यंजन। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा मित्र तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।